नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना। डीएनए में आपका स्वागत है। इस वक्त जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और हमारी पूरी टीम सीरिया के जिस हिस्से में है, वहां आज ही रशिया ने 4 क्रूज मिसाइल से आईएसआईएस के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। इतना ही नहीं, जी न्यूज की टीम जिस वक्त सीरिया के होम शहर में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, ठीक उसी वक्त हमसे कुछ दूरी पर सीरिया की सेना और आईएसआईएस के लड़ाके आतंकवादियों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा था। सीरिया में इस वक्त हालात बेहद नाजुक है और हमारी टीम बहुत मुश्किल हालात में वहां से रिपोर्टिंग कर रही है। वहां इंटरनेट और नेटवर्क से संबंधित दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं कि हमें अपनी रिपोर्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन इंटरनेट की स्लो स्पीड और खराब नेटवर्क हमारी टीम की हिम्मत को कम नहीं कर सकते। आमतौर पर किसी भी महानगर में हम ये मानकर चलते हैं कि वाईफाई और डेटा नेटवर्क जैसी चीजें सहज तौर पर उपलब्ध है, लेकिन सीरिया जैसी जगहों में ऐसी सामान्य से दिखने वाली सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है जो तभी समझ में आता है जब आप सीरिया जैसे किसी देश में जाकर कुछ वक्त बिताते हैं। हमारे देश में बहुत से लोग आजादी के नारे लगाकर शोर मचाते हैं, लेकिन उन्हें असली आजादी की कीमत पता ही नहीं है। हमारे पास सीरिया से बहुत ही मुश्किल से कुछ वीडियो फीड्स आई हैं, जिन्हें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि हमारी टीम किस तरह जोखिम उठाकर रिपोर्टिंग कर रही है। आज आप सीरिया से हमारी इस खतरनाक सीरीज की अगली रिपोर्ट देख पाएंगे। आप में से बहुत से लोग सीरिया के बारे में जानते नहीं होंगे, इसलिए हम आपको सीरिया और वहां के हालात से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां अपने रिपोर्ट्स में दे रहे हैं। इससे आपको इस विषय के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा और जब हमारी टीम वहां से लौट आएगी तब आप विस्तार से हमारी पूरी रिपोर्ट्स देख पाएंगे। सीरिया के बाद हम भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक एग्जाम लेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था डीएनए टेस्ट में पास होती है या फेल। जिस तरह हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता नहीं है, उसी तरह हमारे देश में शिक्षा की कोई समान शिक्षा संहिता भी नहीं है। इसलिए अलग अलग राज्यों और अलग अलग बोर्ड्स के परिणामों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले 65% छात्र फेल हो गए, जबकि सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देने वाले कुल छात्रों में से करीब 63,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 90% से ज्यादा नंबर आए। बिहार में साइंस से टॉप करने वाली छात्रा के 86.2% नंबर आए हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में 95% से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। मौजूदा स्थिति यह है कि बिहार के किसी टॉपर को भी शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ना मिले। यह बात एक विश्लेषण की मांग करती है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे तंबाकू भारत सहित दुनिया के कई देशों के विकास में बाधक बन रहा है। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और विडंबना यह है कि इन 24 घंटों के दौरान देश भर में 3,288 लोग तंबाकू या तंबाकू के उत्पादों की वजह से दम तोड़ देंगे। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो हमारा यह डीएनए टेस्ट आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि हमारा संपूर्ण विश्लेषण देखने के बाद आपको फायदा ही होगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोटबंदी ने देश के आर्थिक विकास को तगड़ा झटका दिया है। वित्त वर्ष 2016-17 में देश की विकास दर 7.1% रही, जबकि 2015-16 में देश की विकास दर 8% थी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर जनवरी-मार्च तिमाही पर पड़ा है। चौथी तिमाही में विकास दर सिर्फ 6.1% रही। नोटबंदी की वजह से कृषि को छोड़कर सभी सेक्टर के विकास पर असर पड़ा है। इस गिरावट से भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की दौड़ में चीन से पीछे छूट गया है। The fourth quarter would be the one where you would see the biggest impact. I think that we also said that would bottom out as remonetization takes place. That would bottom out. राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय के मुद्दे पर आज बड़ा निर्देश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गो हत्या की सजा उम्र कैद करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया है। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने रिटायरमेंट वाले दिन गाय पर सरकार को अहम सलाह दी।
मैंने आज ये 140-45 पेज का डिटेल फैसला दिया। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, गीता, महाभारत सबके दृष्टांत मैंने इस फैसले में दिए हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मोर जो है, मोर नेशनल बर्ड है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है और तत्वप्रांत मोर या मोरनी जो भी हो उसको जन्म देती है। जस्टिस शर्मा ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला की बदहाली पर 7 साल बाद फैसला देते हुए ये सलाह दी। उन्होंने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार के सामने पहल करे। राजस्थान हाई कोर्ट से भी ये सुझाव आया है और गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध होना ही चाहिए, ये भी मांग रही है। मुझसे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि इसके लिए कानून बनना ही चाहिए। हिंगोनिया गौशाला पर 140 पन्नों के फैसले में जस्टिस शर्मा ने गौ संरक्षण के लिए वेदों उपनिषदों का भी हवाला दिया। उन्होंने गौशाला की हर महीने समीक्षा का भी आदेश दिया। केरल हाईकोर्ट ने मवेशियों की खरीद बिक्री को लेकर केंद्र के नोटिफिकेशन पर दखल देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नई अधिसूचना में संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस एनपी सिंह के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि केंद्र के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट का दखल जरूरी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस नोटिफिकेशन से बीफ की खरीद और खपत पर कोई रोक नहीं लगी है। केंद्र की अधिसूचना का सबसे ज्यादा विरोध केरल में हो रहा है। यहाँ सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ ने बीफ फेस्टिवल के जरिए विरोध जताया है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच कल ही केंद्र की अधिसूचना पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा चुकी है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत के जरिए अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद हल करने का समर्थन किया है। मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और सरयू नदी के तट पर आरती भी की। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत बताई। 4 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में स्पेन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की। मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो रयोज ने मैड्रिड के मोंकेलोआ पैलेस गार्डन में मुलाकात की। आज दुनिया का कोई भूभाग आतंकवाद के आफत से बचा नहीं। आए दिन आतंकवाद की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। आतंकवाद मानवता सामने एक चुनौती है। स्पेन ने और भारत ने दोनों ने आतंकवाद के परिणाम देखे हैं, बहुत कुछ सहन किया है। पीएम मोदी के दौरे में भारत और स्पेन के बीच 7 समझौते हुए। दोनों देश साइबर सिक्योरिटी, एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सहयोग बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के बिजनेस लीडर्स से भी मिले और उन्हें भारत में निवेश करने का न्योता दिया। गत वर्ष भारत और स्पेन के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 60 साल पूरे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 30 साल का बीच में फासला रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे इतना लंबा गैप नहीं रहेगा। पीएम ने रूस रवाना होने से पहले स्पेन के किंग प्रिंस फिलिप से भी मुलाकात की। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में उनके साथ मारपीट की। कपिल मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में मौजूद रहे और पूरे हंगामे पर हंसते रहे। रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाना चाहिए और मुझे आज 5 मिनट बोलने का मौका दो। ये पत्र कल मैंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जब मुझे बोलने का मौका नहीं मिला और ये बात कहते हुए जब मैं आगे बढ़ा अपनी सीट से, तो आपने देखा किस प्रकार से 4 या 5 विधायक थे जिन्होंने अचानक से मारना शुरू कर दिया।
हंगामे के बाद मार्शल ने कपिल मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों से इनकार किया। मुझे लगता है कि इसकी तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती कि किसी ने उनके सर पे मार के उनका सर फोड़ दिया। मतलब कोई बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि कोई मारपीट की भी कोई चीज नहीं हुई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द हो सकता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप को नोटिस जारी किया है। तेज प्रताप पर आरोप है कि उन्होंने पटना के अनीसाबाद बाईपास रोड पर गलत जानकारी देकर पेट्रोल पंप का आवंटन हासिल किया। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान तेज प्रताप को पेट्रोल पंप का आवंटन हुआ था। भारत पेट्रोलियम का ये भी कहना है कि मंत्री होने की वजह से तेज प्रताप ठीक ढंग से पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। बीजेपी ने इस मामले में तेज प्रताप को बर्खास्त करने की मांग की है। जो जमीन आपके पास नहीं है, आपने कैसे कागज दे दिया और कैसे लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया और तेज प्रताप का इंटरव्यू हुआ, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि तेज प्रताप यादव कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। जो व्यक्ति विधानसभा में खड़े होकर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, भाषण नहीं देता है, वो पेट्रोल पंप चलाने के लिए आज से 5 साल पहले इंटरव्यू में क्या गए होंगे, क्या बोला होगा, उन्होंने क्या कहा होगा, ये तमाम जांच का मुद्दा है। वहीं तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी को अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देने को कहा है। हमारे जो लगाए गए जो आरोप हैं हमारे पार्टी द्वारा, सुशील मोदी क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? सुशील मोदी जी खाली आरोप ही लगाएंगे और अपने लगाए गए जो आरोप हैं उसका जवाब नहीं देंगे तो कहीं चलेगा। मोदी सरकार के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत प्लेन हादसे में हुई थी। केंद्र ने एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने लिखा है कि शहनवाज कमेटी, जस्टिस जीडी खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ताइवान में 1945 के विमान हादसे में नेताजी की मौत हुई थी। सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में गुमनामी बाबा और भगवान जी के नाम से मशहूर शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में लगातार तीसरे साल महिलाओं ने टॉप किया है। कर्नाटक की नंदिनी के आर 2016 की सिविल सर्विसेज परीक्षा की टॉपर रहीं। 2015 में टीना डाबी ने टॉप किया था, जबकि 2014 में इरा सिंघल सिविल सर्विसेज परीक्षा में टॉप पर थी। 2016 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में अनमोल शेर सिंह बेदी दूसरे और जी रोनांकी तीसरे नंबर पर रहे। कुल मिलाकर 1099 प्रतियोगियों ने इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जबकि 220 प्रतियोगी वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा हर साल 3 चरणों में आयोजित की जाती है। बिहार में बोर्ड परीक्षाओं में करीब 64% बच्चों के फेल होने के बाद से सड़कों से सियासत तक हंगामा जारी है। फेल होने की वजह से 2 छात्राओं की मौत हो गई। कैमूर में फेल होने की खबर पाकर रुखसाना नाम की छात्रा की हार्ट अटैक से जान चली गई। रुखसाना ने परिवार से कहा था कि वो फेल नहीं हो सकती। वहीं बक्सर में किरण ने फेल होने पर ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। कॉपियां जांचने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए एबीवीपी समेत कई छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंककर इस्तीफे की मांग की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। जो छात्र कॉपियों की दोबारा जांच की मांग करने के लिए आवेदन करेंगे, उनकी कॉपियां फिर से चेक की जाएंगी। जिन छात्रों की कंपार्टमेंट आई है, उनके लिए दोबारा परीक्षा की व्यवस्था होगी। जिन बच्चों को ये लगता है स्टूडेंट्स को कि उसको किसी ने कहा कि भाई हमारा साइंस सब्जेक्ट 2 में बहुत अच्छा नंबर आया, 1 में बहुत कम आया है, तो वो जो उसके लिए अप्लाई करेगा तो उसके कॉपी को फिर से वेरीफाई किया जाएगा। पटना में इंटर काउंसिल कार्यालय के बाहर छात्रों ने खराब रिजल्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। मुंबई कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। इस दौरान बाबा सिद्दीकी घर में मौजूद नहीं थे। मुंबई के स्लम इलाकों के अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर उन पर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। बाबा सिद्दीकी के करीबी बिल्डर रफीक मकबूल कुरैशी के ठिकानों पर भी छापा पड़ा। आरोप है कि रफीक ने फर्जी दस्तावेज बनाकर घोटाला किया। नियम के मुताबिक मुंबई के बांद्रा इलाके में स्लम में कोई प्लॉट डेवलप करना होता है तो उसका एक हिस्सा बनाकर स्लम के लोगों को देना होता है, मगर इस स्कीम में फर्जी दस्तावेजों के जरिए घोटाला किया गया और स्लम वालों को इसका फायदा नहीं दिया।